नमस्ते मित्रों, मैं राकेश सांकला आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद राकेश सांकला में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों, उसका 8वां पार्ट। दोस्तों, इससे पहले मैं 7 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी जाइए, चैनल पर जाइए और जल्दी से उन 7 पार्ट को है वो देख लीजिए। उन 7 पार्ट में हमने लगभग दोस्तों काफ़ी प्रश्न है वो क्लियर कर दिए। कितने दोस्तों? काफ़ी प्रश्न है वो क्लियर कर दिए हैं। 150 से अधिक प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। अब आज हमारा 8वां पार्ट रहेगा दोस्तों। ये भी पार्ट दोस्तों इतना धांसू होने वाला है कि कुछ कहना ही मत। आपको वीडियो पूरा होने के बाद आप अपने आप कहोगे भाई क्या प्रश्न लेकर आया था। तो दोस्तों जल्दी शुरू करते हैं आज का 8वां पार्ट। बीएसटीसी, पीटेट, पटवार, कांस्टेबल, रीट, वनपाल, वन रक्षक, जो भी आगे आने वाली भर्ती हैं दोस्तों, 2022 में आने वाली हो, शायद 2021 में जो भर्ती होगी, सभी के सभी एग्जाम्स में ये क्या सीधे पेपर की खोपड़ी में जाएंगे। क्या सीधे पेपर की खोपड़ी में जाएंगे। हम यहाँ पर किसी की नकल नहीं करेंगे, बस कह रहे हैं सीधा पेपर में आएगा दोस्तों। क्या सीधा पेपर में आएगा। चलो अब देरी नहीं करते हुए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि जो वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, जोरावा लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है। क्या जोरावा लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है। जोरावा लोकगीत है वो कहाँ का प्रसिद्ध है। थोड़ा इसका कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, हम ये कलर ले लेते हैं। हाँ, जोरावा लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन है ए अजमेर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर, डी जोधपुर। तो जल्दी बताइए दोस्तों, जोरावा लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है। दोस्तों जोरावा लोकगीत जैसलमेर का प्रसिद्ध है। जो जोरावा लोकगीत है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। इस लोकगीत की बात की जाए तो दोस्तों ये लोकगीत है जब पति है वो बाहर चला जाता है, कहीं प्रदेश चला जाता है, तो पत्नी द्वारा इस वियोग की अवस्था में इस गीत को है वो गाया जाता है। किससे गाया जाता है। जोरावा लोकगीत को गाया जाता है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किन की कृति है दोस्तों, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा पेपर की खोपड़ी में क्या करेगा, ठंडा कर देगा ये ठंडा सेध कर देगा। हाँ, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किन की कृति है दोस्तों। ए निहालचंद, बी मोरध्वज, सी रघुनाथ, डी नन। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बनी ठनी की बात की जाए तो इसे राजस्थान की क्या कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है। राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। ये किस शैली की है दोस्तों। ये किशनगढ़ शैली की है। किसकी। किशनगढ़ शैली की चित्रकला है। किशनगढ़ शैली की चित्रकला है। आपके कितने प्रश्न तैयार हो रहे हैं यहाँ पर। आप 1 2 3। अब आपको बताते हैं प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किन की कृति है। निहाल चंद की कृति है दोस्तों। किसकी। निहाल चंद की कृति है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, जल्दी देख लेते हैं तीसरा प्रश्न की। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा गया है दोस्तों। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान, बी महाराणा कुंभा, सी सवाई जयसिंह, डी महाराणा सांगा। जल्दी बताइए दोस्तों, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा गया है दोस्तों। ये प्रश्न भी है वो सीधा पेपर में आएगा दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूँ। आप बताइए जल्दी से, किसे कहा जाता है। महाराणा कुंभा को है वो राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों महाराणा कुंभा के समय है वो मेवाड़ में इतनी उन्नति हुई थी स्थापत्य कला में, इस कारण जो महाराणा कुंभा का काल है उसे मेवाड़ का स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब महाराणा कुंभा की बात करें तो महाराणा कुंभा ने अकेले ने मेवाड़ में मतलब चित्तौड़ में कुल कितने किलों का निर्माण करवाया था। 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था दोस्तों। 32 दुर्गों का निर्माण। कुल कितने दुर्ग है। 84 में से 32 दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। महाराणा कुंभा ने करवाया। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है। ए है चित्तौड़गढ़, बी है नाहरगढ़, सी है भैंसरोडगढ़ और डी है जूनागढ़। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सीधा परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। क्या सीधा परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है दोस्तों। भैंसरोडगढ़ को है वो राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों भैंसरोडगढ़ है वो कोटा में स्थित और 1857 की क्रांति के समय यह केंद्र रहा था। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। राजाओं के मरणोपरांत उनके याद में बनाए जाने वाले स्मारक को क्या कहा जाता है दोस्तों। राजाओं के मरणोपरांत उनकी याद में बनाए जाने वाले स्मारक को किस नाम से जाना जाता है।
ए है राजा प्रसाद, बी मकबरा, सी दरगाह, डी छतरी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं राजाओं के स्मारक को जो मरणोपरांत बनाया जाता है उससे क्या कहा जाता है, छतरी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। हाँ, अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ दोस्तों। पटवों की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्या दोस्तों, पटवों की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन है ए जैसलमेर, बी उदयपुर, सी जयपुर, डी जोधपुर। जल्दी बताइए, पटवों की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में स्थित है पटवों की हवेली। तो बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ दोस्तों। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कर दो दोस्तों, ऐसी गलती मत करना, जल्दी शेयर कर दो, लाइक कर दो जल्दी से। एक लाइक का आपका पैसा नहीं जाएगा तो मैं दे दूंगा दोस्तों, लाइक कर दो जल्दी से। जो नए आए तो सब्सक्राइब कर लो, उनका भी पैसा मैं पे कर दूंगा, सब्सक्राइब का पैसा लगेगा, जल्दी करो आप। हाँ, सातवां प्रश्न है 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों 84 खंभों की छतरी है और राजस्थान के जिले में स्थित है? ए दौसा, बी कोटा, सी बूंदी, डी बारा। जल्दी बताइए, 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? दोस्तों ये स्थित हैं बूंदी जिले में स्थित है 84 खंभों की छतरी। दोस्तों आज आपको लग रहा होगा कि दोस्तों प्रश्न है वो थोड़े क्या है, मिलते ज़्यादा सिमिलर लग रहे हैं, क्या ज़्यादा एक टॉपिक से आए हैं। सबसे पहले क्या है, आज के प्रश्नों में क्या महत्वपूर्ण रहेगा मैं बता दूं दोस्तों। आज के प्रश्नों में राजस्थान की स्थापत्य कला रहेगी और एक रहेगी राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान की संस्कृति। आप सभी जानते हो बीएसटीसी पीटेट में जो महत्वपूर्ण आप जब सिलेबस देखो उसमें क्या लगा, राजस्थान का ऐतिहासिक पक्ष, राजस्थान का कला संस्कृति और इतिहास का पक्ष, इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो प्रश्न मैं लेकर आया हूं दोस्तों सीधे परीक्षा में छपने के लायक है। अब बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ, ज़्यादा आता ही नहीं करते हैं, फिर आप कहोगे वीडियो लंबा बन रहा है भाई, बोर हो रहे हैं, नहीं करेंगे बोर आपको। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? ए सवाई जय सिंह, बी बंजारा, सी राणा लाखा, डी वासुदेव। जहाँ तक दोस्तों कहीं कहीं जानकारी मिलती है कि वासुदेव ने है वो सांबर झील का निर्माण करवाया था। अब ये वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। कहाँ से दोस्तों? बिजोलिया शिलालेख से। दोस्तों मैं हाथ से लिख रहा हूँ, मेरे पास टैबलेट नहीं है, आप लोगों का प्यार रहा तो जल्दी सब कुछ कर दिया जाएगा। बिजोलिया शिलालेख दोस्तों, कौन सा? बिजोलिया शिलालेख। इसकी जानकारी हम बिजोलिया शिलालेख से मिलती है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। और कहीं कहीं हमें ये भी जानकारी मिलती है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। लेकिन हमें कहीं समय अकबर ऑप्शन आए तो हमें अकबर सही कर देना है। कब अकबर सही करना है? जब वासुदेव उसमें नहीं हो। जब ऑप्शन वासुदेव हो तो वासुदेव सही करना है, समझ में आया? अब बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। हाँ, मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? दोस्तों क्या मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? ए है कुंभलगढ़, बी है चित्तौड़गढ़, सी है मेहरानगढ़, डी है जूनागढ़। जल्दी बताइए, मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? दोस्तों मयूर ध्वज है वो मेहरानगढ़ को कहा जाता है। किसको? मेहरानगढ़ को कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। दोस्तों राव जोधा ने करवाया था मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण। ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग ये चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ है। अब इसका निर्माण कब करवाया था दोस्तों? इसका निर्माण 1459 में शुरू हुआ था दोस्तों, 1459 में करवाया गया था। अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ दोस्तों, जल्दी देखते हैं 10वां प्रश्न भी क्या कमाल करता है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? आ गया ना दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए सवाई जय सिंह, बी है सवाई मान सिंह, सी है सवाई माधो सिंह, डी है सवाई प्रताप सिंह। जल्दी बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सीधा परीक्षा में छपेगा छपेगा छपेगा। जल्दी बताओ, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। क्या ऑप्शन दोस्तों? अब थोड़ी हवा महल की बात कर ली जाए थोड़ी हवा महल की बात। आप बोर तो नहीं होगे ना, फिर कहते हो कि वीडियो लंबा जा रहा है, थोड़ी हवा महल की बात कर ली जाए। क्या दोस्तों? अब हवा महल का निर्माण कब हुआ था? सबसे पहले इसकी बात करें 1799 में हुआ था। कब दोस्तों? 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया तो आपको पता चल गया, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हो गया। इसकी आकृति कैसी है दोस्तों? राज मुकुट, तो राजा का मुकुट होता है ना दोस्तों, राज मुकुट के समान इसकी आकृति है। किसकी? हवा महल की आकृति है दोस्तों। अब इसके वास्तुकार कौन थे ये भी आपको पूछा जा सकता है। कौन दोस्तों? हवा महल का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार था लाल चंद उस्ताद, लालचंद उस्ताद। कौन थे? आप कॉपी लेकर बैठ जाइए।
हवा महल की बात कर रहे हैं हम। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया? 1799 में। इसकी आकृति किस प्रकार है? राज मुकुट के अनुसार, मतलब राज मुकुट की जैसी है। इसका निर्माण किसने किया? मतलब इसका वास्तुकार कौन था? इंजीनियर कौन था? इसका इंजीनियर कौन था दोस्तों? लालचंद उस्ताद। कौन था दोस्तों? लालचंद उस्ताद। दोस्तों बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ, जल्दी देख लेते। 11वां प्रश्न, किसको भित्ति चित्रों के कारण ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है? दोस्तों किसको है वो भित्ति चित्रों के कारण ओपन आर्ट गैलरी, यानी जो खुली कलाओं की गैलरी हम कह सकते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं जहाँ पर कला ही कला है। जब आप उस बीच में से गुजरोगे ना, आपको जैसे आपको लगेगा आप कोई ऐसी धरती पर पहुँच गए, ऐसी दुनिया पहुँच गए जो वास्तव में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इतनी सुंदर है दोस्तों शेखावटी की ये आर्ट गैलरी। तो शेखावटी को कहा जाता है किसको? शेखावटी को है वो राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कलात्मक भवन बने हुए दोस्तों इतने कलात्मक है कि आप उनके बीच में से गुजरोगे तो आपको लग रहा है कि हम स्वर्ग में पहुँच गए क्या, ऐसा अनुभव आपको होगा। को जो शेखावटी का बंदा है उसको सब पता होगा। अब शेखावटी की बात कर लेते हैं, थोड़ी कर ली जाए शेखावटी की बात, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है शेखावटी के बारे में हर बार परीक्षाओं में क्या। अब शेखावटी की बात कर लेते पहले थोड़ी। शेखावटी, राव शेखा कौन थे? यहाँ के राव शेखा थे। इन्हीं के नाम पर इसका नाम शेखावटी पड़ा है क्या? राव शेखा के नाम पर ही इसका नाम शेखावटी पड़ा है। अब शेखावटी यानी राव शेखा की वटी, तो राव शेखा का बगीचा हो गया। समझ में आ गया? अब शेखावटी में कौन कौन से है वो जिले आते हैं? तो यहाँ पर आते हैं दोस्तों सीकर, अबे ये क्या कर रहा है, हाँ सीकर। शेखावटी में कौन कौन जिले आते हैं? सीकर आता है एक, झुंझुनू आता है, और एक चुरू आता है दोस्तों। कौन सा? चुरू आता है। ये हैं शेखावटी के अंतर्गत आने वाले जिले, सीकर, झुंझुनू, चुरू। अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपे करते हैं क्या? यहाँ पर आपको प्रश्न थोड़ा घुमा कर दिया जाएगा। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपे करते हैं, इसमें रावण हत्या यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो बताइए रामदेव जी की फड़ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जल्दी बताइए दोस्तों, रामदेव जी की फड़ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है चौतमल जोशी, बी है उमेश चंद्र वर्मा, सी है पांचाजी जोशी, डी है श्री लाला जोशी। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौतमल जोशी। अब फट चित्रण की बात कर ली जाए तो दोस्तों फट चित्रण को है वो अंतर्राष्ट्रीय दर्जा किसने दिलवाया एक चित्रण का? तो उसने श्रीलाल जोशी ने दिलवाया। जो शाहपुरा भीलवाड़ा है वो फट चित्रण के लिए राजस्थान में क्या है, लोकप्रिय हैं, प्रसिद्ध हैं, यह आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न भी परीक्षा में आएगा, ज़रूर आएगा। अब बात कर लेते हैं 13वां प्रश्न नहीं आया है दोस्तों। 13वां प्रश्न क्योंकि मिस टाइपिंग हो गई है यहाँ पर दोस्तों, एक अकेला बंदा क्या कर सकता है, थोड़ी बहुत तो गलती हो जाती है, सॉरी माफ़ कर देना मुझे। 13वां प्रश्न नहीं लिख पाया दोस्तों, लिखते समय गलती हो गई, 12वें सीधे 14वें पर टपक गए क्या, 12वें सीधे 14वें पर टपक गए। अब बात कर ले 13वां प्रश्न, आपको बता देता हूँ मैं 13वें प्रश्न का ऑप्शन आपको बता देता हूँ मैं। 13वां प्रश्न है ये कि दोस्तों कामड़िया पंथ है वो दोस्तों, कामड़िया पंथ एक तो किसने चलाया और कामड़िया पंथ द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। यहाँ पर आपको मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ 13वें प्रश्न के लिए। हाँ, एक्स्ट्रा जानकारी ये है दोस्तों, 13वां प्रश्न नहीं आया तो दोस्तों 13वां प्रश्न है कामड़िया पंथ किसने चलाया? कामड़िया पंथ ये किसने चलाया? अबे ये क्या कर रहा है, हाँ रामदेव जी ने चलाया, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। अब रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया, तो कामड़िया पंथ द्वारा कामड़िया पंथ के जो लोग होते उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है जो रामदेवरा का प्रसिद्ध है, मतलब रामदेवरा का एक तरह से हम आकर्षण कह सकते हैं। तो कौन सा कामड़िया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य किया जाता है। ये परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। अब बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। क्या अब देख ले 14वां प्रश्न। हाँ, भीलवाड़ा जिले के श्रीलाल ने फड़ चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। किस लोक देवता की जीवन गाथा पर आधारित इनका बहुमूल्य फड़ चित्रण जर्मनी की कला संग्रहालय में संग्रहित है। अब ऑप्शन क्या है? ए पाबूजी, बी देवनारायण, सी रामदेव जी, डी गोगा जी। तो इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो देवनारायण जी की फड़ है वो जर्मनी के संग्रहालय में सुरक्षित है दोस्तों। अब बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ दोस्तों।
निम्न में से जल दुर्ग कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से जल दुर्ग कौन सा है? जल दुर्ग की बात की जा रही है। ए है आमेर, बी है रणथंबोर, सी है गागरोन, डी है जूनागढ़। दोस्तों आप सभी जानते हैं गागरोन है वो जल दुर्ग है दोस्तों। क्या है? गागरोन जल दुर्ग है। दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो? प्रश्न कैसे है दोस्तों? आपको थोड़ा भी लग रहा है कि परीक्षा में पूछे जाएंगे तो इसको वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है। प्रश्न थोड़े हार्ड लिए इस बार मैंने, क्योंकि आप काफ़ी लोग बोल रहे थे कि प्रश्नों को थोड़ा हार्ड कीजिए भैया, तो हमने हार्ड कर दी। अब बढ़ते 16वें प्रश्न की तरफ। जैसलमेर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित? दोस्तों जैसलमेर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित? ए चिड़िया टूक, बी है भैंसा, सी है त्रिकुट, डी है थम्बोर। दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है जैसलमेर दुर्ग। दोस्तों चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। अब बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे छोटी फड़ किस लोक देवता की है? दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था राजस्थान कला संस्कृति लोक देवताओं से संबंधित सवाल ज़्यादा हैं आज। हाँ, राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे छोटी फड़ किसकी है? ए है गोगा जी की, बी है हड़बू जी की, सी है पाबू जी की, डी है वीर कल्ला जी की। दोस्तों पाबू जी की फड़ है वो राजस्थान की सबसे छोटी फड़ है दोस्तों। और पाबू जी की फड़ के मतलब वाचन किसके द्वारा किया जाता है? आयड़ जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, आयड़ जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों 18वां प्रश्न। गोगा जी का जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ था? गोगा जी का जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ था? ए है 11वीं, बी है 13वीं, सी है 12वीं, डी है 14वीं। तो दोस्तों गोगा जी का जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ था। अब बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ, जल्दी देख लेते हैं 19वां प्रश्न क्या कहता है। किस जाति के लोग देव नारायण जी लोक देवता हैं उनको विष्णु का अवतार मानते हैं? दोस्तों ए है मीणा, बी है साकला, सी है राजपूत, डी है गुर्जर। दोस्तों गुर्जर जाति के लोग हैं वो देव नारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। अब देख लेते हैं 20वां प्रश्न। हाँ, बाबा रामदेव जी का जन्म किस वंश में हुआ था? दोस्तों बाबा रामदेव जी का जन्म किस वंश में हुआ था? ए है राजपूत, बी है क्षत्रिय, सी है राठौड़। दोस्तों बाबा रामदेव जी का जन्म है वो तंवर वंश में हुआ था। दोस्तों किस वंश में हुआ था? तंवर वंश में हुआ था। अब बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों ये 5 प्रश्न आएंगे दोस्तों दासू, क्या कहेंगे इसको? दासू नहीं, हम कह सकते हैं सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला, हम इसको कह सकते हैं। क्या इन 5 प्रश्नों को जल्दी देख लो 5 प्रश्न। 21वां प्रश्न है नया मकान बनाने से पूर्व जो उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है नांगल, बी है कुआं पूजन, सी है सामेला, डी है आरण्या। दोस्तों नांगल कहलाती है। क्या? नया मकान बनाने से पूर्व उद्घाटन की जो रस्म की जाती है उसे क्या कहा जाता है? नांगल कहा जाता है। अब 22वां प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। मुर्गिया शरीर के कौन से भाग का आभूषण है? दोस्तों मुर्गिया शरीर के कौन से भाग का आभूषण है? ए गर्दन, बी कान, सी मस्तक, डी पाँव। तो ये दोस्तों मुर्गियां हैं वो कान का आभूषण है। तो काले तुम्हारे मम्मी हमारे कहीं नहीं मुर्गियों लेने आई हो नहीं दोस्तों, क्यों ये मुर्गियां हैं दोस्तों क्या? कान का आभूषण। अब देख लेते हैं दोस्तों 23वां प्रश्न क्या कहता है। गौरबंद आभूषण क्या है? दोस्तों क्या गौरबंद आभूषण क्या है? दोस्तों आप सभी जानते हो और बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहा है गौरबंद के बारे में। दोस्तों ए है राजस्थानी महिलाओं द्वारा हाथ में पहनने का आभूषण है, बी राजस्थानी महिलाओं के सिर पर पहनने का आभूषण है, सी पश्चिमी राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का आभूषण है। नहीं है, तीनों ऊपर वाले गलत हो गए। तो क्या है? ऊँट के गले का आभूषण है क्या? गौरबंद। ऊँट के गले का आभूषण क्या है? गौरबंद। अब देख ले 24वां प्रश्न। विवाह से संबंधित रस्म कौन सी हैं? अब जिनका विवाह हो चुका है उनको सब पता होगा, हम लोगों को क्या पता कुंवारों को। हाँ, विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है दोस्तों? विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है आपको पता रखना चाहिए। हाँ, कांकड़ डोरडा, बी पहरावणी, सी बरी पड़ला, ये सभी दोस्तों विवाह से संबंधित रस्म है। दोस्तों विवाह संबंधित ये सभी रस्म है वो विवाह से संबंधित थे। क्या? ये सभी रस्में विवाह से संबंधित। जरूर बताना दोस्तों ये प्रश्न कैसा लगा। विवाह से संबंधित रस्म कौन सी? ये सभी है। अब आप लोग सोच रहे हो ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं 100% आते हैं दोस्तों, और ऐसे प्रश्न आप गलत करके आते हो। क्या ऐसे प्रश्न गलत करके आते हो? अब देख लेते हैं 25वां प्रश्न। हाँ, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? ये आ गया हमारा थंबनेल वाला प्रश्न। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? ए लालदास जी, बी चरणदास जी, सी दादू दयाल जी, डी हरिदास निरंजनी। तो किसको कहा जाता है राजस्थान का कबीर? दोस्तों दादू दयाल को कहा जाता है राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल कौन थे? दादू दयाल हैं भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत थे दोस्तों ये थे आज के 25 प्रश्न। दोस्तों हमारा 8वां सेशन, 8 सीरीज, 8 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आ रहा होगा दोस्तों, और आपकी तैयारी भी हो रही होगी। आपके 20-25 मिनट से कुछ नहीं होने वाला है। जब आप एक फिल्म देखकर दोस्तों 3-3.5 घंटे बर्बाद कर देते हो, तो दोस्तों 20-25 मिनट का एक एजुकेशनल वीडियो
इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। डाटा तो आपका वैसे भी ख़त्म होगा दोस्तों, जो भी 1.5 GB 2 GB आता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आप 25 मिनट 1 घंटा ऑनलाइन स्टडी कर दो, वैसे भी आप समय तो बर्बाद कर रहे हो ना। तो अच्छी जगह पर आप अपना समय लगाओ। क्या अच्छी जगह पर अपना समय लगाओ दोस्तों। आप कमेंट करके बताओ इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। यार 8 पार्ट हमारे हो गए हैं दोस्तों। हम मिलेंगे अगले पार्ट में, नवे पार्ट में, जब भी आएंगे एक धांसू वीडियो के साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत।